तो चलिए आप लोगों में विस्तार से देखेंगे। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आज है। 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है ये पहला पूर्ण बजट। बजट के जरिए आर्थिक रोड मैप तैयार करेगी सरकार। युवा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहेगा। इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर के लिए भी बजट में बहुत कुछ खास होगा। 75,000 नई नौकरियों की घोषणा करने की उम्मीद है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी विधानसभा में पेश करेंगी बजट। आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दिया कुमारी और टीम ने मंत्रणा भी की और लगातार हम आपको अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी के माध्यम से बजट से लोगों की उम्मीदों को बता रहे हैं कि आखिरकार आम जनता क्या चाहती है इस बजट से, और टकटकी लगाए जो बजट की ओर जनता देख रही है। बजट से कैसे और किस तरह के राहत की उम्मीद जनता कर रही है आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन अब उससे पहले ये जानकारी भी आपको दे देते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट से पूर्व विभिन्न वर्गों के समूह के साथ लंबी चर्चा की है और चर्चा के बाद यही उम्मीद है, जैसा कि कैबिनेट के मंत्रियों की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, उनमें कहा गया है कि हर वर्ग के लिए खास ये बजट होगा। और चलिए बजट को देखते हुए आम जनता की क्या उम्मीद है, इसी पर जानकारी देने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं विकास शर्मा, उनके साथ पंकज सोनी भी साथ हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से भंवर एस चारण जुड़े हैं, कोटा से बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ है, पंकज सोनी भी हमारे साथ है। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पंकज सोनी जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। पंकज जी, देखिए बजट को लेकर के कई तरह की प्रतिक्रिया आम जनता की आई है। जनता शिक्षा, चिकित्सा से जुड़े कई अहम घोषणाएं चाहती है, लेकिन मैं यहां चर्चा करना चाहूंगी। यह भी बताया जा रहा था पंकज जी कि जयपुर, जोधपुर और कोटा को लेकर के जो 2 निगम किए गए थे उसे फिर से एक भी किया जा सकता है। यह बड़ी घोषणा हो सकती है। इसको लेकर आप शुरुआत कीजिएगा और आगे फिर विस्तार से बजट पर चर्चा करेंगे। देखिए शिका, ये भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट होगा। इसको लेकर जो सरकार और जो सरकार से जुड़े सत्ता पक्ष के एमएलए उनमें बहुत उत्साह है। सबसे पहले मैं आपको बात कराता हूँ, हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक बाबू सिंह जी राठौड़। किस तरह का बाबू सिंह जी बजट आने की उम्मीद कर रहे हैं और क्या लगता है आपको उसको लेकर? मैं समझता हूँ कि पहला ही बजट सरकार की इच्छा शक्ति होती है और सरकार का दर्पण होता है। 5 साल का विजन होता है। तो मेरा मानना है कि इस बार जो हमारी आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार आई है, सभी वर्गों से और जनप्रतिनिधियों से सलाह ली गई है, उनसे सुझाव लिए गए हैं और आगामी 5 साल, पहला बजट आगामी 5 साल की योजना होती है और जनता को भी भरोसा और विश्वास होता है कि सरकार हमारे विश्वास और भरोसे पर खरा उतरेगी। तो मैं समझता हूँ कि आम जनता के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास, सर्वजन हिताय बजट होगा। आपको किस तरह की उम्मीद लग रही है कि क्या देखने को नया विजन भजनलाल सरकार का या भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं उसका इस बजट में आपको देखने को मिलेगा? खास तौर से जो आपके इलाके हैं, जोधपुर जो संभाग है, उसको लेके किस तरह की उम्मीद है आप बजट से कर रहे हैं? पिछले कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा दयनीय हालात कोई हुए तो वो पानी और बिजली को लेकर हुए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फोकस होगा तो पानी और बिजली को लेकर होगा, जिससे आम जनता का अधिकार है, ह्यूमन राइट है, और सबसे पहला कोई काम हो तो पानी और बिजली को लेकर आम जनता के लिए होना चाहिए। तो शिका, ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं बाबू सिंह जी राठौड़, इनको भी उम्मीदें हैं कि बजट में सबसे ज़्यादा काम जो पानी और बिजली को लेकर होना चाहिए। और जहां तक आप बजट की बात है तो 20 लाख करोड़ के करीब का ये बजट इस बार माना जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, क्योंकि 4 महीने का पहले लेखा अनुदान जो सरकार दे चुकी है, उसके बाद अब 8 महीने की जो और वो योजना है उनको लेकर सरकार अपना खाका पेश करेगी। और जो अब तक की जानकारी है उसको लेकर लॉन्ग टर्म
जो लॉन्ग टर्म को लेके इसमें इस बजट में घोषणाएं की जाएगी, यानी कोई भी योजना 1 साल या 1.5 साल के लिए इस बजट में घोषित नहीं होगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए योजना होगी और उसकी अवधि 10 साल भी हो सकती है, उसकी अवधि 20 साल भी हो सकती है। तो कुल मिला के देखें तो केंद्र में जिस तरह का जो विकसित भारत का जो विजन केंद्र सरकार अभी तक लागू करती आ रही है और अपनी बजट में देती आ रही है, उसी तरह का विजन आपको राज्य सरकार के इस बजट में देखने को मिलेगा। दूसरी खास बात ये, आज जो बजट आने वाला है पेपरलेस होगा। जो सदस्य हैं उनको भी किसी भी तरीके से जो पेपर हार्ड कॉपी है वो इस बार बजट की नहीं दी जाएगी। लैपटॉप और जो टैब है उसके जरिए उनको बजट पढ़ना होगा। पंकज सोनी जी बने रहेगा हमारे साथ, सहयोगी विकास भी हमारे साथ लगातार जयपुर से जुड़े हैं। विकास, जब आप जयपुर में मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे थे और बजट को लेकर के उम्मीदें बता रहे थे, तो आपने खास तौर पर कहा था कि मैनेज बजट होगा। मैनेज इसलिए भी क्योंकि विकास, जब हम चर्चा करते हैं तो वर्तमान में जो राज्य पर कर्जे की बात होती है तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की बात आती है, जो कि बजट साइज का 37% भी बताया जाता है। ऐसे में मैनेज बजट के दायरे को किस तरह से संतुलित किया जाता है? नई नौकरियों की बात भी हो रही है, इसी के साथ साथ मिडिल क्लास को साधने की बात भी बजट में हो रही है। कैसे किया जाएगा विकास, कैसे संभव है? देखिए शिखा, बिल्कुल जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव, दोनों चुनाव में एक शब्द आया था, डबल इंजन की सरकार। और जो डबल इंजन की सरकार का जो बात कही गई थी वो बात आज साबित होगी जब वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी आज राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट जो है वो पेश करेगी। इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं आपको शिखा बता दूं, अभी आपने जो बोला था उसी पे मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इस बार का जो बजट होगा, बजरंग सरकार का बजट होगा, वो 2 श्रेणियों में विभक्त रहेगा। 2 तरह की उसमें प्लानिंग रहेगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और खासतौर पर फोकस किया जाएगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर, क्योंकि जो अभी मौजूदा सरकार है उनका खुद का मानना है, उनके मंत्रियों की तरफ से अलग अलग बयान आ चुके हैं कि जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने उस तरह की प्लानिंग नहीं करी जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, उस तरह की प्लानिंग नहीं जिससे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कम किया जा सके, उनको उनके माफ कीजिएगा, मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको बढ़ाते हुए जो संसाधन बढ़ाए जाने हैं उस पर फोकस किया जाए। और इसी बात को लेकर के आज का बजट जो है पेश किया जाएगा। अलग अलग संवर्ग के लोग हैं। अभी हम जयपुर के सिटी पार्क में मौजूद है, जहाँ पे सभी लोग योगा, व्यायाम, दौड़ और साथ में जो जितने भी एक्सरसाइज है वो करने के बाद फ्री हो चुके हैं। एक एक व्यक्ति से हम बात करें, आप प्रयास करेंगे कि उम्मीदें क्या है। हर वर्ग के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आप देखिए चेहरे पे उम्मीद है, एक मुस्कान है इस बात को लेकर के कि नई सरकार है, नई जोश है, नई उम्मीद है। और इस बजट जो पहला बजट पेश होगा, पूर्ण बजट, इससे क्या क्या उम्मीद है? पहले तो हम योगा ट्रेनर उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? ममता खंडेलवाल। क्या उम्मीद है आज का बजट जो पेश हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य के मापदंड से देखें तो किस तरह का बजट होना चाहिए और क्या उम्मीद है आपको? स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ा देनी चाहिए, आसपास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। थोड़ा सा सरकार की तरफ से, जैसे पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा चल रहा था, इस टाइप की कुछ सुविधाएं सरकार को थोड़ा बढ़ानी चाहिए, जो कि अभी कुछ टाइम से रुकी हुई हैं चिरंजीवी। और हम अपने लिए बात करें तो हम जहाँ सिटी पार्क में योग करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर हमारा ग्राउंड लेवल थोड़ा इवन किया जाए और थोड़ा सा हमें कवर्ड एरिया दिया जाए। मैं आपने जोड़ा था, आप योगा ट्रेनर हैं, आप प्रिवेंशन पर फोकस करते हैं। बीमार होने के बाद में अगर आदमी इलाज कराता है उससे बेटर है कि हम प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन की दृष्टि से बात करें तो किस तरह के प्रयास सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए? साफ सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एट प्रेजेंट जैसे अपन देख रहे हैं कि नगर निगम का इतना अच्छा रूल नहीं है। आज कूड़ा जो कचरा लेने वाले हैं वो 5-5, 6-6 दिन में एक बार आ रहे हैं, तो नगर निगम को थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ा उधर ध्यान दीजिए। देखिए अलग अलग सरकारी एजेंसी हैं, अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग नाराजगी भी है, कई उनकी अप्रिसिएशन भी होता है। क्या नाम है आपका? शंकर चौधरी। क्या करते हैं? फर्नीचर का व्यापार है मेरा। क्या उम्मीद है आपको? मतलब कह सकते हैं मध्यम वर्गीय व्यापारी होंगे आप शायद मेरे ख्याल, तो किस तरह का उम्मीद है व्यापारी वर्ग के हिसाब से? महंगाई बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए। सब भी हर सेक्टर में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। और जयपुर के ट्रैफिक का जो हाल है वो तो इतना बुरा है कि जयपुर में शाम के टाइम कहीं जाने की सोचे तो 3 बार सोचना पड़ता है कि कहीं निकले, हर रोड पे जाम, कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है विकास, बने रहेगा, दोबारा आपके पास लौटूंगी, लगातार जानकारी आपसे ले रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। कोटा से भंवर एस चारण भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। भंवर, आप भी बजट को लेकर जानकारी दे रहे थे। भंवर, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि कोटा में किस तरह से तैयारी है बजट को लेकर के, जनता क्या चाहती है, आप भी बात कर रहे थे, लेकिन चाहूंगी भंवर नगर निगम का आप जिक्र जरूर करें, क्योंकि कोटा को लेकर के भी पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की थी, 2 निगम की बात कही थी। क्या इस बार फिर से एक किया जा सकता है कोटा में भी?
बिल्कुल शिखा, जब से 2 नगर निगम बने हैं तब से इसको लेकर के 2 तरह के मत है। कांग्रेस का ये मानना रहा है कि 2 नगर निगम कोटा के विकास के लिए बेहतर है, लेकिन बीजेपी की डे 1 से लाइन यही है कि 2 नगर निगम अनावश्यक है, इससे संसाधनों का बोझ और कहीं न कहीं जनता के माथे पर पूरा का पूरा अतिरिक्त भार पड़ता है। तो इन 2 नगर निगमों को एक ही किया जाना चाहिए। कोटा विकास प्राधिकरण भी शिखा बन चुका है, लेकिन इस दिशा में 1 इंच भी काम हुआ नहीं है। ये दोनों जो घोषणाएं और दोनों जो जिन योजनाओं की क्रियान्विति हुई थी वो गहलोत सरकार के समय हुई थी। अब राजस्थान में भजनलाल सरकार का राज है, तो इन दोनों को लेकर के क्या कुछ बजट में रहेगा ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कोटा नदी नालों बांधों की प्रचुरता वाला इलाका है, खेतीबाड़ी वाला इलाका है और साथ में शहर की पहचान है कोचिंग सिटी के रूप में। तो मेरे साथ कोटा के कुछ सिटीजन हैं और उनसे सवाल मेरा यही रहेगा कि बतौर कोचिंग सिटी कोटा इस बजट में क्या कुछ अपने लिए तलाश कर रहा है। देखिए, राजस्थान में कोटा का एक अहम स्थान है और ख़ास करके कोचिंग एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। लेकिन विगत अब 2-3 साल से हम देख रहे हैं कोटा से बच्चों का मुँह थोड़ा बंद हो रहा है और यहाँ पर करीब कोचिंग है करीब 5 लाख लोगों को परोक्ष अपरोक्ष रूप से रोजगार दे रही है। तो सरकार के लिए आने वाले समय में बहुत गंभीर विषय बनने वाला है। तो सरकार को चाहिए कि पहले कोटा की पहचान एक औद्योगिक नगर के रूप में होती थी। यहाँ जेके फैक्ट्री है, सेमकोर है, आईएल फैक्ट्री है, ये धीरे धीरे सब बंद होती चली गई और किसी भी सरकार ने ये प्रयास नहीं किया कि दोबारा से कोचिंगों को चालू किया जाए, इन फैक्ट्रियों को चालू किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार सृजन हो। कोचिंग के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? कोचिंग ने इन काफ़ी लोगों को रोजगार भी दिया, लेकिन अब धीरे धीरे आज इस साल की हम बात करें तो अभी अखबार राजस्थान पत्रिका में आया 40% बच्चे कम आए हैं। तो आप देखिए परोक्ष अपरोक्ष रूप से बहुत लोगों के रोजगारों पे फर्क पड़ रहा है। कोचिंग के जो संस्थान वालों ने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी कोचिंग केवल एकमात्र उद्योग नहीं रहे, उसके भरोसे कोटा नहीं रहे, लेकिन इसके अलावा जी पहला पूर्णकालिक बजट है भजनलाल सरकार का, तो जाहिर तौर पे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा हैं सब। कोटा में बहुत सारी समस्या हैं। कोटा की सारी समस्याओं को भजनलाल सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे भी कोचिंग की बात हुई तो कोचिंग में भी फीस बहुत ज़्यादा है। कई माँ बाप तो इन छोटी क्लासों की कोचिंग में ही जो है वो हो जाते हैं। मतलब कोचिंग का एक रेगुलेशन एक्ट बनना चाहिए, आपको रेगुलेशन एक्ट बनना चाहिए। दूसरा, मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की फीस भी राजस्थान सरकार को कम करनी चाहिए। MBBS की पढ़ाई करते करते पेरेंट्स के ऊपर बहुत दबाव आ जाता है और वो ऋणी हो जाते हैं। अतः प्राइवेट हो या सरकारी हो, फीस जो है टेक्निकल एजुकेशन की, खासतौर पर मेडिकल एजुकेशन की, वो कम होनी चाहिए। फार्मा सेक्टर में भी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी दवाइयाँ हैं वो प्राण रक्षक दवाइयाँ तो कम से कम लोगों को बहुत सस्ते और आसान दामों के ऊपर मिल सकें। जैसे कैंसर इत्यादि या हार्ट वगैरह, किडनी की जो बीमारियाँ हैं, इन सब की बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी होती हैं और हमेशा उपलब्ध भी नहीं होती हैं। अतः इसके विषय में फार्मा की साइड में भी सरकार को काम करना चाहिए। राजस्थान में और ख़ासतौर पर कोटा के कई मंदिर ऐसे हैं जो या तो पंचायती हैं या फिर सार्वजनिक हैं, तो उन सब मंदिरों की दुर्दशा के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। देवस्थान विभाग को मजबूत करना चाहिए आर्थिक रूप से, ताकि वो भी और सरकार सीधे बिल्कुल भी भंवर, देवस्थान विभाग को मजबूत करने की बात और इसके अलावा कोचिंग सिटी के रूप में विख्यात है, तो ऐसे में चाहता है युवा भी कि यहाँ कुछ बेहतर किया जाए। भंवर बने रहेगा हमारे साथ। बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मण राघव, उनका रुख करना चाहेंगे। लक्ष्मण, क्योंकि लगातार तस्वीरें हम देखते हैं आपके माध्यम से बीकानेर में खास तौर पर अपराधियों को लेकर किस तरह से एक्शन लिया जाता है पुलिस के द्वारा और एसपी भी जिस तरह से मुस्तैद रहते हैं, ऐसे में लक्ष्मण क्या लगता है बजट को लेकर? हम हर पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, आप भी उन पहलुओं का जिक्र करेगा, लेकिन खास तौर पर क्या हार्डकोर बदमाशों से जुड़े एक मैकेनिज्म को बनाने की तैयारी है? निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा प्रॉपर्टी कुर्क करने के लिए भी, ताकि बदमाशों पर भी कड़े कानून स्थापित किए जाएं और उनके लिए नवाचार हो। बीकानेर में किस तरह का माहौल लक्ष्मण बजट से जुड़ा जनता के बीच? देखिए, भजनलाल सरकार का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा। निश्चित तौर पर देखिए उम्मीदें हैं, और उम्मीदें इसलिए भी हैं, 5 बाई इलेक्शन है और ये 5 वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं या उनके अलाइज के रहे हैं, तो ऐसी उम्मीदें हैं कि कुछ बेहतर होगा। पेपरलेस बजट दिया कुमारी पेश करेगी, लेकिन राजस्थान का युवा ये सवाल उसके मन में है कि क्या पेपरलेस बजट लाने वाली ये सरकार पेपर लीक ना हो इसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान ले पाएगी क्या? इससे जुड़े इर्द गिर्द कुछ बातें होंगी क्या? रोजगार को लेकर क्या होगा? ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, बीकानेर में मैं इस वक्त जो है यहाँ के सेंट्रल पार्क के पास हूँ और यहाँ पर कुछ लोग हैं, युवा हैं जो यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। उनसे हम बात शुरू कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं की बड़ी उम्मीदें रहती हैं। किस तरह से देखते हैं नवीन सिंह जी, आप क्या मानते हैं जो भजनलाल सरकार का ये बजट है, क्या आशाएं हैं आपको? बीकानेर के लिए क्या नजर आता है? इस डबल इंजन की सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसा आपने कहा, एक तो पेपर लीक के बिना
रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं। एक आधे घंटे की बारिश में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बुरे हाल हैं, शहरीकरण के अंदर शहर पानी पानी हो जाता है। इन दो मुद्दों पर अगर सरकार कुछ करे तो युवाओं के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार पिछली सरकार में काम तो हुए, फ्रीलांसर्स पे बहुत फोकस हुआ, लेकिन इंफ्रा कहीं ना कहीं पीछे रह गया। हमारे साथ एक बैंक सेक्टर से जुड़े व्यक्ति, उनसे भी हम समझ लेते हैं। जितेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? क्या मानते हैं बैंकिंग से लेकर किस तरह की इंडस्ट्री की आप उम्मीद करते हैं? सिक इंडस्ट्रीज के हालात खराब हैं, क्या मानते हैं? सर, मैं ये जैसे मैंने अभी पढ़ा भी था कि जो इंडस्ट्रीज की जो अपनी मेकिंग जो कॉस्ट रहती है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है, उसके ऊपर ही शायद बजट में इस बार कुछ रहेगा, तो उससे महंगाई पे बहुत कंट्रोल रहेगा। उसके अलावा किसानों के लिए, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर किसानों के लिए जैसे फसल बीमा पे जो है अगर कुछ सस्ता हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अगर कम हो जाती है, युवाओं के लिए रोज़गार अगर मिलता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए जैसे हम लोग बैंक में जो काम कर रहे हैं या जो सैलरीड पर्सन है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए सबसे बड़ा रहता है कि हमारे टैक्स में जो है हमें छूट ज़्यादा मिले, जो स्लैब है वो थोड़ा सा बढ़े। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि जो अपना सेंट्रल जो अभी बजट भी पेश होने वाला है, तो उसके अंदर भी शायद जो है इसके ऊपर जो है कम होगा। तो देखिए, राहत की उम्मीदें हर किसी को हैं। मैं एक बार बता देता हूं, बीकानेर संभाग किसान बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर बड़ी उम्मीद किसानों के से जुड़ी घोषणाओं की भी है। साथ ही साथ शहर की बात करूं तो लगातार यहाँ के विधायक कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार हो। श्री गंगानगर में ये बात आ रही है कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स लगातार उस इलाके में बढ़े हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। साथ ही साथ चूरू की बात करें, सीवरेज की एक बड़ी समस्या वहाँ पर है, वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी उनको मिले। बीकानेर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को लेकर बातें हो रही। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर फोकस है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती ये है कि बजट अच्छा हो लेकिन सरकार का बजट भी ना गड़बड़ाए। ये एक बड़ी चुनौती दिया कुमारी। आप लक्ष्मण, बजट अच्छा हो लेकिन सरकार का बजट भी इससे गड़बड़ाए नहीं और सभी वर्गों का ख्याल भी रखा जाए। बने रहेगा लक्ष्मण। हमारे साथ जयपुर से पंकज सोनी जी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी यहां आप चर्चा करें इस बजट में, जहां हम मुख्य बिंदुओं पर उद्योग को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बजट में कई पॉलिसीज में भी बदलाव संभव है? पंकज जी, देखिए, बिल्कुल मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इस बजट में आपको भजनलाल सरकार का विजन देखने को मिलेगा आने वाले 5 सालों के लिए, और ये भी हो सकता है कि 10 से 15 साल की योजनाओं का अनाउंसमेंट इस बजट में किया जाए। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि जो बजट है, जनरली जो बजट आज तक आते आए हैं वो 1 साल 2 साल की योजनाओं के ऊपर फोकस रहता है, लेकिन कुछ ऐसी योजना है जो लॉन्ग टर्म के लिए भजनलाल सरकार घोषित कर सकती है। जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना है, जैसे जो निःशुल्क दवा योजना है, उसमें भी कुछ चीज़ों को और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। उसके अलावा खास बात यह है कि जो पुरानी कई योजना है, जो पिछले साल जो चुनाव थे उससे जस्ट पहले गहलोत सरकार ने घोषित की गई थी, उसकी भी शॉर्टिंग इस बजट में आपको देखने को मिलेगी। यानी वो जो योजनाएं जो पिछली सरकार जिसे रेवड़ी कल्चर से जोड़ के बीजेपी ने देखा था, उन योजनाओं पे भी इस बजट के दौरान प्रतिबंध लगाया जा सकता है या कुछ योजनाओं के नाम भी बदले जा सकते हैं। तो ये जो बजट होगा ये भजनलाल सरकार का विजन होगा, और विजन का मतलब आप ये समझ लें, अगर कोई विजन आपको जनता के सामने रखा जाएगा तो वो बड़ा विजन होगा, लॉन्ग टर्म विजन होगा। और इसको लेकर सरकार ने एक्सरसाइज भी काफ़ी करी है। लगातार जो अलग अलग वर्ग हैं उनसे बातचीत भी की गई है, व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जो पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं, उन सबसे बातचीत करने के बाद एक खाका तैयार किया गया है और उसके बाद ही इस बजट की एक्सरसाइज पूरी हुई है। तो कुल मिला के देखें तो इस बजट से बहुत ज़्यादा छूट की उम्मीद आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय जो जिसे आप कठोर भी कह सकते हैं वो इस बजट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 5 साल के कार्यकाल का पहला बजट है। तो अभी उम्मीदें ये की जाती है कि बजट में कुछ सुधार जो करना चाहिए सरकार वो देखने को मिले, क्योंकि अभी आपने देखा कि जैसे आप बता रही थी कि सरकार के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज राजस्थान सरकार पे है। मतलब कि यदि हम राजस्थान में कोई बच्चा पैदा होता है तो 70,000 रुपये का कर्ज लेके वो बच्चा पैदा हो रहा है। तो ये जो कर्ज का मर्ज है, इसको लेकर भी इस बजट में कुछ आपको उपचार देखने को मिलेंगे। बजट की घोषणा वही होगी जो या तो स्वयपोषित हो या फिर केंद्र की योजनाओं से प्रेरित हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्थिक भार है वो राजस्थान सरकार अपने ऊपर लेने की फिलहाल स्थिति में नहीं है। तो इसी तरह की योजनाएं आपको इस बजट में देखने को मिलेगी। केंद्र से जो करों की हिस्सेदारी है वो पहले ही, क्योंकि सरकार को पता चल चुका है, जो केंद्र सरकारें पहले अपना लेखानुदान दे चुकी है, तो 73,000 करोड़
कि जो केंद्र की कर में हिस्सेदारी है वो पहले से राजस्थान सरकार की तय है, जो इस साल में राजस्थान सरकार को मिलने वाली है। उसके बाद उसके अलावा जो राजस्थान का राजस्व है, चाहे वो आबकारी से संबंधित हो, चाहे खनन से संबंधित हो या और अन्य सेक्टरों का, उसमें कितनी इनकम राजस्थान को पंकज मिलने वाली जी, है। और बजट को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की छाप इस बजट में दिखाई दे सकती है। चर्चा कर रहे हैं बजट पर, लगातार अलग अलग जिलों से सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जालौर से सहयोगी लुड़ाराम भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लुड़ाराम, बजट को लेकर के आखिरकार क्या सोचती है जालौर की जनता, क्या उम्मीदें इस बजट से, हर वर्ग क्या चाह रहा है? भजनलाल सरकार का ये पहला फुल बजट आने वाला है आज, और इस बार जालौर और सांचौर दोनों जिलों के लोगों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। चिकित्सा सेवाओं में विस्तार की बात करें, सड़कों के जो हालात खराब है उनके सुधार की बात करें, तो उसके साथ साथ में तमाम बड़े प्रोजेक्ट आए जालौर में, और उसके साथ साथ में जो योजना है उनका विस्तार भी हो जालौर में। तो तमाम बड़ी उम्मीदें हैं। मेरे साथ तमाम शिक्षक जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कितनी बड़ी उम्मीदें। सांचौर नया जिला बना, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चिकित्सा सेवाओं की बात करें, क्या उम्मीद है इस बार भजनलाल सरकार के इस बजट से? देखिए, पिछली बार हमारा जालौर जिला पूरा था जिसमें सांचौर शामिल। पिछली सरकार ने सांचौर जिला नया बनाया है, और इस जिले में जहाँ तक बात करें कुछ पद भर दिए गए, कुछ खाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला पूर्ण रूप से स्थापित हो, इनके भवन बने, इनके लिए स्टाफ लगे। जैसे अब जिला बना, एसपी साहब की पोस्टिंग हो गई है, तो पुलिस लाइन नहीं बनी है। अब पुलिस विभाग में भर्तियां नहीं है, स्टाफ बहुत कम है, तो उसके कारण जैसे गुजरात से छठा ये क्षेत्र है, तो अपराध पे रोकथाम के लिए स्टाफ की भी आवश्यकता होती है, ट्रैफिक के लिए भी जरूरी है। अब जैसे परिवहन विभाग की बात करें तो हम लोगों के लिए यहाँ परिवहन के तमाम जो कामकाज है उसके लिए अभी भी जालौर भीनमार जाना पड़ रहा है, वो बड़ी दिक्कत की बात है। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो यहाँ पिछली बार जो कॉलेज खुले उनमें स्टाफ की बात हो, उच्च शिक्षा में कॉलेज जैसे मेडिकल के भी कॉलेज हो, चिकित्सा सेवाओं की बात करें, यहाँ ट्रॉमा सेंटर जो बना है उसमें स्टाफ लगे। और इसके अलावा भी जो अलग अलग विभाग है, चाहे वो नर्मदा का विभाग हो, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो क्षेत्र है गुजरात से नर्मदा का प्रवेश राजस्थान में हो रहा है, तो यहाँ बहुत सारे क्षेत्र है जो अनकमांड आज भी, और एक तरफ नर्मदा का जो पानी है वो लूनी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, तो उसका कुछ सिस्टम नहीं है। हम सरकार से अपेक्षा रख रहे हैं कि बहुत सारे जो बिंदु है नवीन जो जिले को लेकर के, उसमें पदस्थापन को लेकर के हो, विभागों का जो सृजन हो, और इसके अलावा उनके भवन को लेकर, नर्मदा में जो अनकमांड एरिया उनको शामिल करने को लेकर, रिको जो है तो रिको के डेवलप को लेकर के बजट में जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु उन्हें शामिल करें। सांचौर शहर की जो हम बात करें तो सीवरेज की बड़ी समस्या, जिला मुख्यालय हो गया, नगर परिषद बन गया, यहाँ पर सीवरेज की दिक्कत है। बारिश में सांचौर बहुत यूँ देखें तो चारों तरफ से ऊंचाई वाला क्षेत्र और शहर है तो बीच में रहता है, तो इसमें तालाब भी नहीं है, पानी जो ड्रेनेज भी नहीं है, गंदे पानी के निकासी का कोई सिस्टम नहीं। और जैसा कि बता रहे हैं हमारे सहयोगी लुड़ाराम, जालौर में जनता की उम्मीदें हैं, युवा भी नौकरियों की आस में है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से सहयोगी लगातार बने हुए हैं। बीकानेर से हमारे साथ लक्ष्मण राघव जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण, बीकानेर को लेकर आप जानकारी दे रहे थे कि क्या चाहती है वहां की जनता, लेकिन क्योंकि हम हर पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, लक्ष्मण ये भी चाहूंगी कि आप बताएं कि बीकानेर में आखिरकार जनता को जो उम्मीदें हैं, तो क्या लगता है विशेष फोकस युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर रह सकता है? और इसके इर्द गिर्द अगर बात करें तो फिर क्या तबादला नीति से जुड़े भी कुछ बदलाव करने की मंशा आपको दिखाई दे रही है? अपने नजरिए से जरा लक्ष्मण बताइएगा। लक्ष्मण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, सहयोगी लक्ष्मण के साथ दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ लगातार पंकज सोनी बने हुए जयपुर से, उनका रुख करेंगे। पंकज जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से पॉलिसी में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन पंकज जी क्योंकि हर हम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं तो हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। युवाओं की आपने बात करी, आपने उद्योग की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, आप चाहेंगे क्या नई तबादला नीति को लेकर के भी घोषणा संभव है? क्या सरकार अब नीति को ओपन कर सकती है, क्योंकि सरकारी तंत्र का कामकाज भी बाधित होता है तबादला ओपन और बंद करने पर? पंकज जी।
देखिए, जो तबादला नीति का विषय है वो सरकार का नीतिगत निर्णय होता है, तो बजट में शायद इतना कहा जा सकता है कि जो तबादले होंगे आने वाले समय में वो एक तयशुदा तबादला नीति के तहत होंगे, क्योंकि बजट में उन्हीं घोषणाओं को शामिल किया जाता है जिसमें कोई आर्थिक लेन देन हो या आर्थिक कोई भार पड़ रहा हो। तो तबादला नीति को लेकर या किसी और विभाग की कोई नीति को लेकर बात है तो उसको खाली इशारा इस बजट में किया जा सकता है। लेकिन जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले जालोर में बात कर रहे थे, तो बहुत अहम जो एक जो नीति है उसके बारे में बात होगी, वो होगी जो नए जिले पिछली सरकार ने बनाए थे उन जिलों का अब आगे क्या होगा उसको लेकर भी बजट में इशारा किया जाएगा कि सरकार नए सिरे से जो नए जिले गठित हुए थे उनकी समीक्षा कराएगी और आगे वो किस तरह के जिलों का गठन होगा, एक चीज़ ये रहेगी। दूसरा जो नगर निगमों की बात है उसको लेकर भी बदलाव की बात सामने आ रही है बजट में। हालांकि उसमें डिटेल नहीं दी जाती है, लेकिन इशारा जरूर किया जाता है कि आने वाले समय में सरकार इन बिंदुओं पर, इन पॉलिसियों को बदलने पर काम कर रही है, चाहे वो तबादला पॉलिसी हो, चाहे जो निगम बने, चाहे जो जिले बने, उनकी पुनः समीक्षा की बात हो। ये बजट में इस तरह की घोषणा जरूर सरकार करेगी, क्योंकि सरकार को बजट में अपना विजन पेश करना है, सरकार को अपना बजट में विजन दिखाना है। तो निश्चित रूप से मानिए कि जो नीतियां हैं उसको लेकर भी बात होगी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं होगी जितना कि माना जा रहा है। और सिर्फ बात यही होगी कि हम आने वाले समय में क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी खास बात जो बजट के बारे में हमारे सूत्र बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है, यानी कि पूंजीगत व्यय जो होते हैं बजट में, जो जिससे सरकार की प्रॉपर्टी बनती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिल्डिंगें हो, चाहे पुल हो, उसके ऊपर सरकार काफ़ी फोकस करने वाली है। जो व्यय है उसका जो अधिकांश भाग है वो सरकार पूंजीगत व्यय के तौर पर इस बजट में खर्च करेगी, और यही आपको जो बजट है उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह के सरकार खर्च करने जा रही है। लेकिन मोटे रूप से सरकार ने जो लाइन पकड़ी है वो जो पूंजीगत व्यय है उसको करने की सरकार ने लाइन पकड़ी हुई है। जी शिखा। बिल्कुल पंकज जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ लगातार सहयोगी बने हुए हैं। बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण, बीकानेर को आप लेकर के आपने लोगों से बातचीत की कि बीकानेर की जनता क्या चाहती है, बजट से क्या आस है। लक्ष्मण, आपके नजरिए से अगर मैं चाहूं तो क्या लगता है बजट किन बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा मुख्य तौर पर? देखिए शिखा, जैसा कि वरिष्ठ सहयोगी पंकज सोनी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर बजट पर जो है इस बार एक तो इंफ्रा पर फोकस रहने वाला है। दूसरा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बाई इलेक्शन है, भले ही नेता कोई भी बात कहें, भाजपा के नेता कि नहीं हम तो समावेशी बजट लाएंगे, पूरे प्रदेश के लिए एक जैसा बजट होगा, वो होगा, हो सकता है, लेकिन इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो जिले आते हैं वहाँ पर कुछ खास नज़र आएगा, ये तय है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए रोजगार को लेकर कुछ नई वैकेंसीज को लेकर बात हो सकती है बजट में। कुछ जिस तरह सूत्रों से खबर आ रही है, होमगार्ड्स को लेकर भर्ती की घोषणा हो सकती है, कुछ और जैसे शिक्षकों को लेकर है, चिकित्सा विभाग में कुछ भर्तियां हैं, तो ये इस पर एक नज़र रहने वाली है। क्योंकि देखिए लगातार ये बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, केंद्र सरकार पर तो सवाल खड़े किए ही जा रहे हैं। तो अब ऐसे में उम्मीद है जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हुई पिछली सरकार में, तो ये सरकार कोशिश करेगी। और भजनलाल मुख्यमंत्री जिस तरह से बार बार बोल रहे हैं कि नौकरियां बहुत आएंगी, आप तैयारी कीजिए, तो मुझे लगता है बजट में नौकरियों को लेकर एक बात होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो इंफ्रा है वो किस तरह से मजबूत हो, क्योंकि जैसे अभी आपने सुना जब हम बात कर रहे थे बीकानेर के सामान्य नागरिक से भी, तो वो कह रहा था कि 30 मिनट की बारिश व्यवस्था को पानी पानी कर देती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर फोकस रहने वाला है। महिलाओं को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बात हुई है तृतीय श्रेणी में जो किया गया है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो महिलाओं को जो है आरक्षण की जो बात है, दूसरी भर्तियों को लेकर क्या होगा, महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं हो सकती हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है महिलाएं उद्योग में अपना स्थान बनाएं, इसके लिए और क्या सरलीकरण किया जाए और क्या लाभ दिया जाए, ये जरूर होता दिख रहा है मुझे इस बजट में। क्योंकि महिलाओं को उद्योग से जोड़ना है, व्यवसाय में जिस तरह से उनको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए कोई इस तरह की योजना लाई जा सकती है कि जिससे उनको राहत मिले। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं किसानों को लेकर, देखिए अगर हम देखें देश की राजनीति में किसान बहुत महत्वपूर्ण रहा भी है और इस वक्त तो हो भी चला है, दोनों ही बातें हैं। और चूंकि मैं जहां खड़ा हूं, जिस संभाग में मैं हूं, वो किसान बाहुल्य संभाग आता है, तो यहां पर फिरोजपुर फीडर की बात हो, IGNP के को लेकर बात हो, या सीपेज बहुत है, सेम की समस्या की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर छोटे मोटे बजट की घोषणा हो सकती है। कोई बड़ी ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। आप जानते हैं ERCP को लेकर तो बहुत बात हो रही है, उसमें बदलाव को लेकर भी बातें हैं कि कुछ चीज़ें और जोड़ी जा सकती हैं।
झालावाड़ से खबर आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री थोड़ी सी इस बात को लेकर नाराज थी, मुलाकात हुई थी, वो तमाम चीज़ें हैं, तो वहाँ भी कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है इस बजट में ये लिटमस टेस्ट भी होगा दिया कुमारी के लिए, भजनलाल सरकार के लिए भी, क्योंकि इस बजट में किस तरह की बातें वो लेकर आते हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार की माली हालत बनी रहे, अच्छी रहे, इसको लेकर किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। तो आपको लोगों को देना भी है, लेकिन खुद का ख्याल भी रखना है। तो ये किस तरह से कर पाएंगी दिया कुमारी एंड टीम और भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, उम्मीदें बहुत हैं, आशाएं बहुत हैं, लोगों को लग रहा है पहला बजट है, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, तो ऐसे में राजस्थान के लोगों के लिए कुछ बेहतर होगा। बिल्कुल लक्ष्मण। और अब गरीब, युवा, किसान, नारी शक्ति को बजट से काफी उम्मीद है। और तो बजट पर चर्चा लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आज राजस्थान की जनता बजट की ओर टकटकी लगाए देख रही है। राहत की उम्मीद जनता को इस बजट से है। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों को लेकर के क्या बड़ी घोषणाएं होगी, इस पर चर्चा आगे भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं अंतरिम बजट की घोषणाएं। देखिएगा, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन में इजाफा, महिलाओं, बुजुर्गों की पेंशन में इजाफा की बात। उसके अलावा पेंशन में 150 रुपए बुजुर्गों की पेंशन में बढ़े थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई थी। इसके लिए 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया। बुजुर्गों को रोडवेज किराए में 50% की छूट दी गई। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड, बता दें आपको, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड, अंतरिम बजट की घोषणाएं आपको बता रहे हैं। वहीं इस बजट में क्या खास होगा, उस पर निगाहें सभी की। पहले फेज में 5 लाख गोपालों को कर्ज की घोषणा की गई थी। अंतरिम बजट की घोषणा में किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को किस तरह से समाहित किया गया था। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप सर्किट का ऐलान किया गया था। पर्यटन जो कि राजस्थान में राजस्व का एक मुख्य और अहम बिंदु है, उसी के लिहाज से ये दायरा बढ़ाया गया। अब 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाने की घोषणा की गई थी। 20 मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ का बजट, ये अंतरिम बजट जो पेश किया गया था दिया कुमारी के द्वारा 8 फरवरी को, उस दौरान की घोषणा हम आपको लगातार बता रहे हैं। चलिए, अलग अलग जिलों से हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं और जुड़े हुए हैं। बजट पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। जयपुर का रुख हमने किया था, बीकानेर से भी हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनका रुख करते हैं। लक्ष्मण, अगर बीकानेर की बात करें तो आप लगातार बीकानेर को देख करके जानकारी दे रहे थे कि बीकानेर में किस तरह से जनता को उम्मीद है इस बजट से। लक्ष्मण, चाहूंगी, रोजगार की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, रोजगार को लेकर के किस तरह से हर विभाग में समाहित करने की कोशिश की जा सकती है, अलग विभागों के लिए किस तरह से घोषणाएं की जा सकती है। 75,000 से ज्यादा नौकरियों की भी बात हो रही है। लक्ष्मण, देखिए शिखा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि रोजगार को लेकर एक उम्मीद रहती है बजट में, क्योंकि स्टेट बजट के पास यही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें जो कहा जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य में भर्तियां हो सकती हैं, उनको लेकर घोषणा हो सकती है। एक भर्ती कैलेंडर की बात हो सकती है कि एक किस तरह का कैलेंडर बनाया जाए जिसके तहत भर्तियां की जाएं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, इसमें भी एक चीज़ और है कि महिलाओं को लेकर सरकार जिस तरह से, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार, तो महिलाओं को कैसे विशेष जो है मौका दिया जाए, उस पर बात हो सकती है। मुझे लगता है कुछ इस तरह के प्रावधान दिखाई देंगे, जिसमें खास तौर पर नौकरियों के सृजन की बात होगी, जिसमें इस तरह के रोजगार की बात होगी। और वो केवल मुझे लगता है कि ये भी कोशिश होगी कि जो खास तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि मैं पश्चिमी राजस्थान में खड़ा हूँ, सोलर को लेकर, हालांकि देखिए सोलर जो है केंद्रीय बजट का हिस्सा रहता है मुख्यतः, लेकिन उन कंपनियां जो यहाँ पर आती हैं उनके लिए क्या बेहतर राज्य सरकार कर सकती है, कौन सी ऐसी नीति लाई जा सकती है, किसानों को लेकर क्या किया जा सकता है, इस पर जो है बात हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ऐसा होता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इनकी घोषणाएं राज्य के बजट में होती ही है। अब वो कौन सा विधायक ताकतवर पड़ता है, कौन सा मंत्री मजबूत पड़ता है, किसके क्षेत्र में वो जाता है, ये तमाम चीज़ें निश्चित तौर पर बजट में भी एक हिस्सा होता है। हालांकि देखिए, कोशिश ये रहती है सरकार की कि बजट समावेशी हो, यानी जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो, वहाँ पर इन चीज़ों की घोषणा की जाए। सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार बात होती रही है
केंद्र में भी और राजस्थान में भी। तो कौन से नए हॉस्पिटल्स को लेकर क्या हो सकता है, पिछली बार बहुत बात हुई मेडिकल कॉलेजेस की, हालांकि केंद्र सरकार अपना श्रेय लेती है कि हमने इतनी मेडिकल कॉलेजेस खोली हैं, कांग्रेस सरकार इतने सालों में इतना कर पाई। दूसरी तरफ राजस्थान की राज्य सरकार यानी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे कि हमने इतना काम किया है। तो वो मुझे लगता है इन तमाम जो सेक्टर्स हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसे मुद्दे, और कृषि, ये तीन ऐसी चीज़ें होंगी। पिछली बार तो आपको याद होगा कृषि का बजट अलग लाया गया था। तो ऐसे में ये चुनौती रहेगी दिया कुमारी के समक्ष और इस सरकार के समक्ष भी कि जो कृषि बजट अशोक गहलोत अलग से लेकर आए थे, क्या यहाँ पर कृषि के लिए कितनी घोषणाएं होंगी, किसानों के लिए क्या बजट में होगा, कौन सी ऐसी चीज़ जिस पर फोकस होगा। तो ये तमाम चीज़ें, और मुझे लगता है जैसा कि आप कह रही हैं शिखा कि अब 11 बजे ये सब तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी कि बजट में क्या होगा। लेकिन देखिए, हमेशा कहा जाता है कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। तो राजस्थान के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, उन सब वर्ग को, व्यापारी वर्ग को एक उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ऐसा होगा जो राजस्थान को विकास की गति की तरफ ले जाएगा, विकास के पथ पर ले जाएगा, और साथ ही साथ युवाओं को, उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाला बजट होगा जिसमें रोजगार के मौके होंगे, नौकरियां होंगी। बिल्कुल लक्ष्मण, रोजगार के कितने मौके युवाओं को दिए जाते हैं, क्योंकि लगातार 75,000 नौकरियों की बात भी हो रही है। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ सीकर से सहयोगी हुकुम सिंह भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। हुकुम सिंह जी, अगर सीकर की बात करें तो सीकर को लेकर अभी तक हमने चूंकि चर्चा नहीं करी है, सीकर से चर्चा की शुरुआत की जा रही है। सीकर में क्या उम्मीद है जनता को बजट से, क्या लगता है क्या कुछ खास रहेगा, चाहे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उम्मीद क्या लिए बैठे हैं मन में? हुकुम सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बजट ब्रेकिंग आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विधानसभा में डिप्टी सीएम आज बजट पेश करेंगी और ऐसे में आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले बेहद उत्साहित करने वाली तस्वीरें कल निकल कर आई जब बजट को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे और इस दौरान मुलाकात वित्त मंत्री दिया कुमारी की उनके साथ रही, लेकिन बजट से जुड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम रूप बजट को दिया गया।